सरल इंग्लिश का ये छठा वीडियो है साथियों, और इसमें आपका स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आपने पुराने वीडियो देखे होंगे और अच्छे लगे होंगे, और आगे भी आप लगातार देखते रहेंगे। इनको देखने से मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जो मुझे समझ में आया और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता पाऊँ, बांट पाऊँ। मैं कोई धुरंधुर नहीं हूँ अंग्रेज़ी का, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मेरे जैसे ही कुछ साथियों की मदद करने की, जिनको अंग्रेज़ी समझने में दिक्कत है। तो जिस तरीके से मैंने समझी है उसे थोड़ा थोड़ा बस वैसे से ही मैं कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे जैसे साथियों के तो उपयोग की हो सकती है। और लॉकडाउन वैसे भी चल रहा है, तो इस लॉकडाउन में कोई अच्छा काम किया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया है, और इससे एक दूसरे की मदद भी हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या है। ये जो स्लाइड खुली हुई है, इसमें हम पहले तो ये देख लेते हैं इस स्लाइड का मतलब क्या है, क्यों लगाई है। कि वर्ब्स की जो फॉर्म होती हैं उनको जानना और उसके प्रयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी लेना। ठीक है, और ये हम बातचीत क्यों कर रहे हैं वर्ब की, क्योंकि ये एक सरल संरचना वाला सेंटेंस हमने पहले लिखा था। सरल सा है, ये एक संरचना लिखी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हम और भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें इनके बारे में बाकी हैं अभी। और इस वीडियो में हम एक बार वर्ब के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बीच में सेंटेंस में वर्ब है, इसका इस्तेमाल होता है। ये वर्ब्स जो हैं आप देख रहे हैं, बेस फॉर्म लिखा हुआ है, बेस फॉर्म। इसके नीचे इतनी सारी वर्ब्स मैंने लिखी हैं, डिवाइड, आस्क, गेट, एक्ट, बिल्ड, अलो, बेंड, कुक, मेक। इन सब क्रियाओं के इंग्लिश में नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको एक बार देख लेते हैं। डिवाइड यानी कि बांटना, आस्क यानी कि पूछना, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, एक्ट, सॉरी दोस्तों, यहाँ से एक्ट जो है वो गायब है, टाइप होने से रह गया है। एक्ट का मतलब होता है कार्य, आप लिख लीजिएगा या दिमाग में बैठाइएगा। एक्ट का मतलब कार्य, हम जो भी काम करते हैं वो एक एक्ट होता है। ठीक है, एक्ट, एक्टर एक शब्द भी है, जो कार्य करता है वो एक्टर है। ठीक है, अभिनेता। अब देखते हैं बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। ठीक है, अलो का मतलब होता है अनुमति देना, बेंड का मतलब होता है झुकना या मुड़ना, और कुक जो है, कुक का मतलब होता है पकाना। यहाँ पर भी एक आ की मात्रा मिस हो गई है, आप समझ लीजिए, पकाना। ठीक है, मेक का मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, तो ये कुछ 5-7 वर्ब्स मैंने छांटी और उनका हिंदी में नाम लिखा है। ये ऐसी वर्ब्स बहुत सारी हैं, जैसे जैसे रूटीन में हम देखते जाएंगे हमें याद होती जाएंगी, समझ में आती जाएंगी। इन वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फॉर्म कितनी होती हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इस फोर्थ फॉर्म को कहीं कहीं किसी किसी किताब में आपको फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अधिकांश जगह आपको जेरेंड लिखा हुआ मिलेगा। क्या? जेरेंड, ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सेकंड जो फॉर्म होती है वो पास्ट फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। अब इनका इस्तेमाल क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने में काम आता है। इसके अलावा और भी इस वर्ब के कई इस्तेमाल हैं। ये जो सेकंड फॉर्म हम देख रहे हैं इसका प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हम इसका भी यूज़ बाद में करेंगे, अभी हाल फिलहाल इतना याद रखते हैं कि सेकंड जो है, सेकंड फॉर्म किस काम आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म करने में। इसी तरीके से थर्ड जो फॉर्म है वो कब काम आती है? परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए ये थर्ड फॉर्म काम आती है। इसके अलावा पैसिव भी काम आ जाते हैं, पैसिव जो बनाते हैं सेंटेंस उनमें भी ये काम आती है। अब ये फोर्थ फॉर्म ये किस लिए काम में आती हैं? कि एक तो कंटिन्यूस टेंस जो है उसके बनाते हैं सेंटेंस, वहाँ काम में आती है। इसके अलावा इन जेरेंड्स का इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अब ये नाउन की तरह भी काम कर सकती हैं।
इन्हें नाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी सेंटेंस के और सब्जेक्ट में भी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, जो वो काम कर रहा है वो उसकी क्रिया है, वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है, या तो इस क्रिया का फल इस पर पड़ रहा होता है तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट इसके अलावा कोई दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स इस स्लाइड में देख रहे हैं, इनको पढ़ लेंगे। और इसके अलावा क्या कुछ इसमें है देखते हैं कि ये जो जितनी भी क्रियाएं हैं इनका प्रयोग सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह होता है। इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, इससे आगे वाली स्लाइड में मिलेंगे आपको, उन क्रियाओं का इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह भी होता है और लिंकिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है और मेन वर्ब की तरह भी होता है। लेकिन इन जो क्रियाओं का इस्तेमाल है वो आप हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं कर सकते, लिंकिंग वर्ब की तरह नहीं कर सकते, ये मेन वर्ब की तरह ही इस्तेमाल होगी। ठीक है, और भी वर्ब्स हैं, दिन भर हम जो काम करते हैं जितने हिंदी में नाम है उतने उनके इंग्लिश में नाम भी मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे हम आगे पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। पहले तो ये समझ लेते हैं कि अलग अलग फॉर्म्स क्यों हैं। हमने जैसे कि पहले भी बात की कि पास्ट में कोई बात करनी हो तो सेकंड फॉर्म चाहिए, प्रेजेंट में कोई बात करनी हो तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और इसी तरीके से पैसिव बनाना हो कोई तो पैसिव क्या होता है वो जब उसकी बारी आएगी तब कर लेंगे। लेकिन एक ही फॉर्म से हमारा काम नहीं चलने वाला है, इसलिए ये अलग अलग फॉर्म्स हैं। अब हिंदी में इस चीज़ को समझें तो कैसे होगा कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मैंने खाना खाया। अब ये तो कल खाया था, खाया, एक मैं खाना खाता हूँ ये मैं रोज़ करता हूँ, एक कल करूँगा तो मैं खाना खाऊँगा। अब गौर करिए, खाया, खाता और खाऊँगा, तीन, खाना जो है उसकी तीन शक्लें हो गई ना, एक ही क्रिया के तीन रूप हो गए हैं, खाया, खाता और खाऊँगा। इसी तरीके से पिया, पीता और पीऊँगा। इसी तरीके से गया, जाऊँगा और जा रहा हूँ। ठीक है, अब इन सब को देखें तो हमें ये आइडिया होता है कि जब हिंदी में अलग अलग क्रियाएं हैं, एक ही क्रिया के अलग अलग रूप हैं, तो फिर अंग्रेजी में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वैसा ही है। अब देखते हैं कि डिवाइड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डिवाइड, और सेकंड फॉर्म क्या है, डिवाइडेड, थर्ड फॉर्म क्या है, डिवाइडेड, और फोर्थ फॉर्म जेरेंड या फिर फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं आप। जेरेंड तो सभी किताबों में मिल जाएगा लगभग, लेकिन ये फोर्थ फॉर्म कुछ ही बुक्स में आपको मिलेगा, डिवाइडिंग। डिवाइड की फोर्थ फॉर्म क्या है, डिवाइडिंग, हिंदी में मतलब है बांटना। इसी तरीके से आस्क, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, हिंदी में इसका मतलब पूछना। गेट, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, प्राप्त करना। इसी तरीके से एक्ट, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग। इसी तरीके से बिल्ड, बिल्ड बेस फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, बिल्ड, और सेकंड फॉर्म क्या है, बिल्ट, इसमें टी है, बिल्ट थर्ड फॉर्म है, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग आप देखते हो जो भवन होते हैं जो आपके सामने घर के सामने भी होंगी, आपका खुद का भवन भी है, वो बिल्डिंग ही है एक। तो बिल्डिंग एक नाउन भी है और बिल्डिंग एक क्रिया है जो कंटिन्यूटी को भी बता रही होती है। बिल्डिंग, बिल्ड एक क्रिया है और उसकी जो कंटिन्यू फॉर्म जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो फॉर्म है वो बिल्डिंग है। ठीक है, तो बिल्डिंग शब्द जब नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो नाउन है ही। तो ये जितने भी हैं ना जेरेंड, इनका भी आप नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट, इन नाउन्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट में भी यूज़ कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को भी यूज़ में कर लेते हैं। तो फिर दोनों जगह इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और देखते हैं, अलाउ, अलाउड, 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 अलाउिंग, यानी कि अनुमति देना। बेंड, बेंड, बेंट, बेंट, बेंडिंग। इसी तरीके से कुक यानी कि पकाना, कुक, कुकड, कुकड, कुकिंग। मेक, मेक, मेड, मेड, मेकिंग यानी कि बनाना। ये कुछ फॉर्म्स हमने देखी। हमें क्यों चाहिए कि एक ही क्रिया के लिए अलग अलग समय में अलग अलग शक्ल होती है।
तो अंग्रेजी में भी होनी चाहिए, जैसे हिंदी में वैसे ही है। तो बस यही है, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और जेरेंड या फिर फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये मुख्य क्रिया की तरह काम में आती हैं, चाहे आप ये यूज़ करें, चाहे ये यूज़ करें, चाहे ये यूज़ करें। ये दो एक साथ यूज़ नहीं हो सकती, हो सकता है कहीं अपवादित दशाओं में हो, वो जब अब कभी बातचीत होगी तो देखेंगे। ये है पहली स्लाइड। ठीक है, इस स्लाइड में हमने क्या देखा, वर्ब जो है उसकी कई फॉर्म्स होती हैं। तो कौन कौन सी फॉर्म होती है, हमें एक तो ये जानकारी मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है। और इन वर्ब्स का मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। ये आपको इस स्लाइड में समझना है। अब आगे वाली स्लाइड हम देखेंगे, स्लाइड नंबर 2। ये दूसरी स्लाइड आपके सामने है। साथियों, एक बात कहना चाहूँगा कि हम जो भी वीडियो अभी देख रहे हैं या जो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, वो एक ऐसे प्रयास हैं कि आप लोग या मैं, मान लीजिए हम सब मिलकर एक सामान्य छोटे मोटे जो सेंटेंस हैं वो बना सकें, वो पढ़ सकें, वो समझ सकें। अंग्रेजी बहुत सारी है और हर जो हिस्सा है, हर जो पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच है, उसके बारे में एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, मोटे मोटे 200-500 पेज की। तो उन सब को कवर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अभी जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा, आप यूँ मान लीजिए लेवल 1 का पढ़ रहे हैं, और जब थोड़ा सा हम बनाने लग जाएंगे, इन सेंटेंस को थोड़ा समझ पाएंगे, तब हम इनके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे, उनके वीडियोज़ मैं बनाऊँगा। तो प्रयास जारी है और साथ बने रहें। ये दूसरी स्लाइड है। इस दूसरी स्लाइड का मकसद क्या है, पहले ये देख लेते हैं, और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है ये भी देखेंगे। इन अंग्रेजी के ये जो दुनिया भर के शब्द हैं, पहली वाली स्लाइड में भी थे और इसमें भी हैं, इनसे आप डरे नहीं। इनको एक एक बार पढ़ेंगे तो आपको जाने पहचाने लगने लग जाएंगे धीरे धीरे। इस स्लाइड का मतलब देखते हैं क्या है कि वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो और उनका सामान्य जानकारी लेना, जैसे कि पिछली फॉर्म में था, पिछली स्लाइड में भी था। अब इस स्लाइड में क्या अलग है, तो इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी या फिर लिंकिंग वर्ब दोनों की तरह होता है। यानी कि मेन वर्ब और ये इधर वाली जो देख रहे हो, इन सब का एक ही मतलब होता है, एक ही तरह से इनका इस्तेमाल होता है। तो ये दो तरीके हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन दोनों की तरह इन क्रियाओं का यूज़ हो सकता है। जैसे बी क्रिया हमने क्या देखी, बी, हैव और डू, इनका सहायक क्रियाओं की तरह भी यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है, लिंकिंग वर्ब की तरह भी होता है, मेन वर्ब की तरह भी होता है। और इनकी फॉर्म भी आप देखें तो ये बहुत ही, हम कह सकते हैं एक बिदरंग। इनकी बिदरंग का मतलब एक ही रंग की ना होना, इनकी शक्लें आपस में नहीं मिल रही, इसलिए इनको एक ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। पहले वाली जो थी उनमें कुछ पैटर्न था, इसलिए वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं। कुछ इरेगुलर वर्ब्स होती हैं जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं। बी इरेगुलर फॉर्म है, अनियमित फॉर्म है। हैव वो भी एक अनियमित फॉर्म है, और डू है वो भी एक अनियमित फॉर्म है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है, और इनकी फॉर्म्स देखते हैं। ठीक है, ये एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिखी हुई है, सब्जेक्ट, बीच में वर्ब है ही, इस वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो टोटल क्या बना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद में वर्ब जो भी मेन वर्ब है वो, और सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी। ठीक है, अब जब इन क्रियाओं का ये जो फॉर्म्स हैं आप देख रहे हैं, ये इन क्रियाओं की ये जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इनका यूज जब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होता है, तब मेन वर्ब कोई और वर्ब होती है। होने को तो ये भी हो सकती हैं, कुछ एक आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में साधारण समझने के लिए दूसरी ही वर्ब होती है। वो सेंटेंस जिनमें ये मेन वर्ब भी होती है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, वो सेंटेंस समझने में थोड़े टिपिकल होते हैं, हम बाद में देख लेंगे। एक बार समझने के लिए मैंने आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जब इन वर्ब्स
कि इन फॉर्म्स का हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो मेन वर्ब कोई और होती है। आप एक बार समझने के लिए समझ लीजिए, इन क्रियाओं का जब हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है तो मेन वर्ब कोई और होती है सामान्यतया। अब कोई विशेष जो सेंटेंस होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह भी होता है, वो अलग देखेंगे, क्योंकि अगर अभी यहाँ उलझ गए तो उलझ जाएंगे, तो हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। बोलने के लिए एक सेंटेंस बोला जा सकता है, आई हैड माई लंच। अब इसमें हैड 2 बार आ गया, ठीक है, तो ये जब हम देखेंगे तो देखते रहेंगे, अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं देखेंगे। तो ये जो था, इन क्रियाओं का हम इस्तेमाल देखते हैं। ये 3 क्रियाएं हैं, इनकी फॉर्म्स देख लेते हैं पहले, और फिर ये जो नीचे लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। बेस फॉर्म है बी। बी का मतलब हिंदी में क्या होता है? होना। मैंने जब वीडियो शुरू किया था तब एक बार बात की थी कि बी एक महत्वपूर्ण क्रिया है और इसका इस्तेमाल टेंस वाले वाक्य बनाने में किया जाता है। टेंस का मतलब होता है जिसमें एक व्यक्ति होता है, कोई काम करने वाला होता है और वो किसी काम को करता है, तो इससे हमें टेंस बनाने में सहायता मिलेगी। तो इसकी आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ये फोर्थ फॉर्म, इनको आप ठीक से देख लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। बेस फॉर्म बी की बी है। प्रेजेंट फॉर्म आप कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर है। ये 3 अलग अलग शक्ल की है। देखिए, एक ही फॉर्म और 3 शक्ल। ये 3 शक्ल क्यों हैं? आई के साथ एम इस्तेमाल करने के लिए, यू या बहुवचन यानी कि प्लूरल के साथ आर इस्तेमाल करने के लिए, और थर्ड पर्सन के लिए इज इस्तेमाल करने के लिए। आई के साथ एम, थर्ड पर्सन के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। प्रेजेंट के जो सेंटेंस बनेंगे उनमें ये इस्तेमाल होगी सहायक क्रिया के तौर पर। देखेंगे, बात करेंगे। सेकंड फॉर्म वाज और वर्ब। अब वाज और वर्ब में कैसे बात करेंगे भाई? अब ये भी इस शक्ल से तो नहीं मिल रही। देखिए, नहीं मिल रही, लेटर भी नहीं मिल रहे हैं। एक मिल रहा है वी, ये ई, तो वाज और वर है। ये इस बी की पास्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर भी ये 2 हो गई, तो वाज जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं और वर जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक इसकी थर्ड फॉर्म है बीन, बीन, BEEN, बीन, ठीक है। और इसकी फोर्थ फॉर्म है बीइंग, बीइंग। आपने पढ़ा होगा कहीं, बीइंग ह्यूमन, इंसान बनिए, ठीक है। तो इसी तरीके से बीइंग, बीइंग, ये पूरी जो वर्ब है, इस पूरी वर्ब पर हमें बहुत सारी बात करनी है। अलग वीडियो बनेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। हैव की प्रेजेंट फॉर्म हैज़ और हैव है। हैज़ एक वचन के लिए यानी कि सिंगुलर के लिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। और पास्ट फॉर्म क्या है? हैड, और थर्ड फॉर्म क्या है? हैड, और जेरेंट फॉर्म हैविंग है, ठीक है, फोर्थ फॉर्म। इसी तरीके से डू जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म डू, पास्ट है डिड, और थर्ड फॉर्म डन, और फोर्थ फॉर्म डूइंग। अब इनका प्रयोग, इन क्रियाओं का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह कैसे होता है, पहले तो ये देखते हैं। हमने इसमें लिखा है ना, इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, इन दोनों की तरह होता है। मेन वर्ब और इन दोनों की तरह। इनमें से आप एक भी कह दीजिए, 2 भी कह दीजिए, एक बार समझने के लिए। मेन वर्ब एक अलग कैटेगरी और बाकी ये सब एक साथ है। तो मेन वर्ब की तरह इनका इस्तेमाल कैसे होता है, पहले तो ये देखते हैं। ये एग्जाम्पल आप देखिए, ही इज़ गुड। इस एग्जाम्पल में ही क्या है? एक प्रोनाउन है, अकेली है, एक ही आदमी को रिप्रेजेंट कर रही है, एक ही आदमी को बता रही है। इज़ हमने लगाया है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट फॉर्म है, इज़। और गुड क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है, तो ही इज़ गुड का मतलब वह अच्छा है, था नहीं। वाज होता तो था हो जाता। हमने पास्ट फॉर्म जो देख रहे हैं वाज, वो इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर। यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया? इज़, बी की प्रेजेंट की
फॉर्म इज़ क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये सिंगुलर है। ही जो प्रोनाउन है उसे सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया इस सेंटेंस में, और मेन वर्ब क्या है, इज़। बी की प्रेजेंट फॉर्म को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया और गुड हमने जोड़ा है, तो ये एक सेंटेंस बना, वह अच्छा है। इसको देखिए, दिस इज़ ए चेयर, यह एक कुर्सी है। अब इसमें भी इज़ इस्तेमाल किया है, दिस को एक तरीके से हमने सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया है। इज़ का मतलब है, चेयर जो है वो एक नाउन है और ए जो है वो एक आर्टिकल है जो ये बताता है कि ये जो चेयर है ये कोई एक चेयर है। आपके सामने 100 चेयर्स पड़ी हैं, 100 कुर्सियाँ पड़ी हैं, इनमें से कोई सी एक चेयर है, कौन सी है ये नहीं पता है। इस ए का मतलब है, ए का मतलब है एक तो है, लेकिन कौन सी है इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। ये आर्टिकल्स हैं, इनका वीडियो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। लेकिन इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब निकला, दिस इज अ चेयर, यह एक चेयर है, यानी कि एक चेयर तो है लेकिन कौन सी है ये देखेंगे। ए एक इंडेफिनेट आर्टिकल है, इसको देखेंगे बाद में। अब हम देखते हैं ये आगे वाला, आई हैव अ कार। हैव का मतलब होता है रखना, यानी मैं एक कार रखता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। फिर से एक कार लगाई, कार दुनिया में लेकिन मेरे पास एक ही है, ठीक है। तो कार क्या है, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन। आई क्या है, एक प्रोनाउन है जिसे हमने सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया है। और हैव जो है उसकी प्रेजेंट फॉर्म है, ये देख रहे हैं हम, हैव, ये हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि आई जो है होता है एक वचन है, लेकिन इसके साथ भी हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। ये सेंटेंस भी आप टीचर से सुन सकते हैं। तो अ टीचर, टीचर क्या है, एक नाउन है, और आई क्या है, एक प्रोनाउन है, और एम बी की फर्स्ट फॉर्म की जो आई के साथ फिक्स एक मुख्य क्रिया है उसका इस्तेमाल है। प्रेजेंट है, यानी कि मैं एक टीचर हूँ, आपको इस पर गौर करना है, मैं एक टीचर हूँ, होना अभी वर्तमान में। इसी तरीके से आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, हमने ये प्रेजेंट इस्तेमाल किया है। इज, एम, आर, हैज और हैव जहाँ इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट ही होते हैं। अब देखिए, आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था, आज नहीं है। लॉकडाउन में कुछ वास्तविकता तो ऐसी ही है कि बहुत से लोगों के पास जितना मनी था वो खर्च हो गया, और वास्तविक स्थिति है पहले था और अब नहीं है। तो आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था। हैड क्या है, देखिए हैव की सेकंड फॉर्म हैड, ये हमने इस्तेमाल की। तो आई क्या है, प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन है, मनी है, नाउन है। और इसी तरीके से ये देखते हैं, ही वॉज रिच, वह अमीर था, आज नहीं है। लेकिन वाज से हमें था पर गौर करिए, ही वॉज रिच, वह अमीर था, आज नहीं है, था। तो बी की पास्ट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाज और वर में से हमने वाज हमने बताया था कि सिंगुलर फॉर्म्स, सिंगुलर जो नाउन होती है उसके साथ हम ये वाज यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ वर यूज़ करेंगे, तो ही वाज रिच। इसी तरीके से दे वर एट होम, वो घर पर थे, वर है, ये रहा वर, थे, वे घर पर थे, ठीक है। अब इस हिंदी वालों को देखें, इन वाक्यों में कर्ता कोई कार्य नहीं कर रहा है, इनमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, केवल एक तथ्य मात्र है। बिल्कुल सही है, ये फैक्ट की तरह है। यहाँ उपरोक्त वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हुआ है। जब कर्ता कोई कार्य करता है तो वह टेंस वाला वाक्य होता है। इन जितने भी सेंटेंस हमने लिखे हैं, ही इज़ गुड, दिस इज़ अ चेयर, आई हैव ए कार, आई एम ए टीचर, आई हैड मनी, ही वॉज रिच, दे वर एट होम, ये क्या हैं, ये एक तथ्य हैं, एक फैक्ट हैं। इनमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, कोई एक्ट नहीं कर रहा है, एक्ट जा नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, खरीद नहीं रहा है, बेच नहीं रहा है, ठीक है, दे नहीं रहा है, ला नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, पूछ नहीं रहा है,
काट नहीं रहा है। इतनी क्रियाएं जब अंग्रेजी में हमने हिंदी में बोल दी तो अंग्रेजी में इन सब के मतलब हैं वो धीरे धीरे होते जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट है ही, दिस, आई, दे, ही, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, इन क्रियाओं की, इन फॉर्म्स को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करके हम तथ्यात्मक शब्द जो सेंटेंस है वो बना सकते हैं, वो बन जाते हैं। ठीक है, अब इन पर और भी चर्चा होती रहेगी, इतना समझना ज़रूरी है। और टेंस की तरह जब कोई आदमी होता है, जैसे सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है, ये अगर कोई काम कर रहा हो तब ये क्रियाएं हेल्प करती हैं हमें ये बताने में कि किस समय काल में ये बात हुई, वो क्रिया उस सब्जेक्ट ने की। जैसे किसी ने खाना खाया तो कब खाया, आज खाया, कल खाएगा, या कल खा चुका है। कल से मतलब कल खाया था, चुका है तो वर्तमान हो जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो और धीरे धीरे समझ में आएगा। जब हमें टेंस वाले वाक्य बनाने होते हैं तो इन वर्ब्स का प्रयोग हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होता है, और वाक्य में मेन वर्ब कोई और होती है, मेन वर्ब की तरह कुछ और वर्ब होती है। जैसे ही इज़ गोइंग टू दिल्ली। इस सेंटेंस में देखें, ही क्या है, एक प्रोनाउन है, सिंगल है, अकेला ही है। इज़ क्या है, वर्तमान है। ये बी है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज़ अकेले के साथ इस्तेमाल होती है तो वर्तमान है। गो में आईएनजी जोड़ा हुआ है, फोर्थ फॉर्म, तो गोइंग हो गया। तो वह जा रहा है। टू क्या है, प्रेपोजिशन, और दिल्ली क्या है, नाउन। यानी कि वह दिल्ली जा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है हमें कैसे पता चला, इज से। बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम आर, होना, प्रेजेंट है, इज, होने का पता चल रहा है। पहली बात तो होने का, यानी कि अभी वर्तमान काल का, था नहीं है, और न ये है कि जाएगा गा, ये है। और इसी तरीके से गोइंग, गो का मतलब जाना, और गोइंग का मतलब है अभी ये काम चालू है। तो इस तरीके से जो ही, जो एक हमारा सब्जेक्ट है, ही यानी कि कोई भी हो सकता है, वो दिल्ली जा रहा है और अभी काम चालू है। तो हमें इससे क्या पता चला कि ये प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में ये काम हो रहा है। इज हमने क्यों लगाया कि एक तो वर्तमान के लिए, और दूसरा हमारे पास वर्तमान के लिए तीन ऑप्शन है, इज, एम, आर। हमने इसमें से इज इसलिए लगाया क्योंकि ही जो है वो अकेला है, एम आई के साथ लगाते हैं, और प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ लगाते हैं। ये एक छोटा सा सेंटेंस लिखा था। इसी तरीके के और भी सेंटेंस होंगे। आप इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार देखें तो देख ही रहे हैं हम, 2 बार देखें, 3 बार देखें, तो आपको निश्चित रूप से हर बार कुछ ना कुछ इजाफा मिलेगा। आप प्लीज़ इन्हें पढ़ें, समझें। और भी वीडियो होंगे जिनमें मज़ेदार बातें होंगी, मज़ेदार तथ्य होंगे। बस जुड़े रहें। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।